हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 का फिजिक्स का अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मानव नेत्र क्या होता है, इसकी पूरी व्याख्या। इसके बाद दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी मनुष्य की आंख में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसे उन्हें कम दिखाई देता है, या कुछ नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं या दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं या नहीं दिखाई देती हैं। इनका कारण भी समझेंगे, उसे नाम क्या दिया जाता है, इसका उपाय, इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर में प्रिज्म के बारे में भी पूरा अध्ययन करेंगे। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से संबंधित सूत्र क्या होता है, ठीक है, और प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। सारी ये वीडियो आपका 1 घंटे का हो जाएगा, लेकिन आप अगर पूरा वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक तो आपका बोर्ड परीक्षा के लिए 5 से 6 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर आना फिक्स है बोर्ड परीक्षा में। इसलिए आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ा करके देखे हुए सीरियल से पूरा देखते जाइए और आपका 5 से 6 नंबर क्लियर कर लीजिए। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाइए और जो हम बता रहे हैं उसको सीखिए। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए मानव नेत्र। मानव नेत्र हेडिंग डाल लिए होंगे आप लोग। अब हेडिंग डाल लीजिए रचना। तो चलिए हम पहले समझते हैं मानव नेत्र क्या होता है और इसकी रचना को समझते हैं, इसके बाद हम लोग लिखेंगे। पहले ध्यान से सुनिए। देखिए, मानव नेत्र जो है ये एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, या हम कह सकते हैं यह एक लेंस पर आधारित एक प्रकाशीय यंत्र है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। यानी अगर नज़दीक की वस्तु है या दूर की वस्तु है उसे देखने में हेल्पफुल होता है। इसकी रचना की बात करें, एग्जाम में अधिकतर इसकी रचना आती है। एक बात और बता दें, इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी वीडियो में हम उस बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की भी चर्चा कर लेंगे और आपको पूरा का पूरा याद करा देंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं रचना के बारे में। रचना क्या है, जैसे कि मैंने एक चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है, ये मानव नेत्र की रचना है। आप कहेंगे सर हम लोग की जो आंखें हैं, जो नेत्र है, ये तो कुछ दूसरे टाइप का दिखता है। तो आपको हम बता दें, सबसे पहली बात आपको याद रखना चाहिए कि जो हमारा आंख है या नेत्र है ये गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार होता है। अगर उसको बगल से देखते हैं, जैसे गोले के आकार का है, बगल से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा जैसा ये चित्र बनाया गया है। यानी हम लोग कह सकते हैं ये जो बीच वाला गोला, ये जो बीच वाली लाइन है, इस लाइन की हम सबसे पहले बात करते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो नेत्र का गोला जो है क्या है, नेत्र जो है एक गोलाकार आकृति में है कि नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट हम याद करेंगे कि जो नेत्र का गोला है एक खोखले गोले की तरह होता है, या नेत्र जो है एक खोखले गोले की तरह होता है, जिसका सामने वाले भाग को छोड़ करके बाकी जो भाग है ये अपारदर्शी परत से ढका होता है। ठीक, हमने क्या बताया, जो मानव नेत्र है एक खोखले गोले की भांति होता है, जिसके सामने वाले भाग को छोड़ करके, यानी इस वाले भाग को छोड़ करके बाकी भाग जो होता है एक अपारदर्शी परत से ढका होता है। ये हो गया मानव नेत्र के बारे में शुरुआती जानकारी। अब मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ, वो पॉइंट को हम बाद में नोट डाउन भी कराएंगे, लेकिन एक एक पॉइंट सुनते चलिए और मैं यहाँ पर नाम लिखते जाऊँगा, आप इस चित्र में देखते रहिए। तैयार करना तो पहले चित्र को समझ लीजिए, आराम से थ्योरी लिख ले जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, नेत्र का गोला जो होता है, मानव नेत्र का गोला बाहर से एक श्वेत और अपारदर्शी, श्वेत जानते हैं ना, श्वेत मतलब सफ़ेद, और अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब क्या जानते हैं, जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। तो श्वेत और अपारदर्शी परत से ढका रहता है। नेत्र का गोला जो होता है ये बाहर से एक दृढ़ श्वेत और अपारदर्शी परत से ढका रहता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल कहते हैं। और उस पर ये कौन सा परत, ये जो बाहर वाला परत है। नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ श्वेत और अपारदर्शी परत से ढका रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो नेत्र का गोला होता है ये सामने की ओर उभरा हुआ होता है।
जैसे हम लोग की आंखों में भी हम लोग अपनी आंखों को देखते हैं तो बाहर ऐसे कुछ उभरा हुआ होता है ना, उत्तल की तरह, उत्तल दर्पण की तरह हम लोग बोल सकते हैं। बाहर की तरफ क्या होता है, उभरा होता है। तो ऐसे नेत्र का गोला बाहर की तरफ क्या होता है, उभरा हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी में से होकर प्रवेश करता है, यानी जो प्रकाश प्रवेश करता है हमारी आंखों में वो कॉर्निया से होकर के प्रवेश करता है। प्रकाश प्रवेश करने का मतलब जो भी वस्तु हम देखते हैं वो वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब वहाँ से प्रकाश किरणें चलकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है। प्रकाश किरण का मतलब ये नहीं होता कि जो सूर्य की प्रकाश किरण केवल उसी की बात की जा रही है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वहाँ से प्रकाश किरणें चलती हैं जो कि हमें नहीं दिखाई देती हैं, उससे भी मतलब नहीं है। ठीक, तो नेत्र का गोला बाहर की ओर नेत्र का जो गोला है सामने थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी कॉर्निया में से होकर क्या करता है, प्रवेश करता है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इस कॉर्निया के पीछे, ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या, रंगीन अपारदर्शी, अपारदर्शी अभी हमने बताया ना, अपारदर्शी, पारदर्शी मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके, और अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसे आर पार ना देखा जा सके। तो रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आयरिस कहते हैं। यानी ये कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे देखिए एक झिल्ली है ना, ये वाला, इसे क्या कहते हैं, आयरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरिस कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से इस पॉइंट को हम क्लियर कर रहे हैं, अभी लिखा भी देंगे कि कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, आयरिस कहते हैं। ये जो आयरिस है, एक पर्दा है, प्रकाश है, इस पर्दे के बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने थोड़ा बड़ा बनाया है जिससे कि आपको समझाने में आसानी हो, लेकिन एक छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली। पुतली आप सब लोग अपनी आंखों में जानते होंगे, पुतली या नेत्र तारा, इसका नाम क्या है, पुतली या नेत्र तारा। तो नेत्र तारा कहाँ पर स्थित होता है, हम लोग कह सकते हैं कि आयरिस के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है। आयरिस के जो पर्दा होता है उसके ठीक बीचों बीच में क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं अथवा नेत्र तारा कहते हैं। पुतली की एक बहुत ही अच्छी विशेषता है, वो विशेषता यह है कि यह कम प्रकाश में, जब प्रकाश किरण यानी जब लाइट यानी उजाला जो होता है वो कम होता है तो क्या होता है, अपने आप बड़ा हो जाता है, और जब ज़्यादा होता है तो अपने आप ये छोटा हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग प्रैक्टिकल करके खुद भी देख सकते हैं। जैसे कि आप किसी कमरे में जाइए और लाइट अपने कमरे की बंद कर दीजिए और शीशे में देखिए। जब शीशे में देखेंगे तो आपके आँख की जो पुतली है यानी जो काला वाला भाग है वो क्या होगा, अपने आप क्या होगा, अंधकार में क्या हो जाएगा, अपने आप बड़ा हो जाएगा। अभी बताया ना, तो अपने आप ये बड़ा रहेगा थोड़ा सा। और जब लाइट जलाएंगे तो आप देखेंगे वो जो पुतली है थोड़ी सी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है और अधिक प्रकाश में क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। शायद मैंने बोलने में पहले गलत कर दिया है, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो मैं बाद में बोल रहा हूँ ये सही है। यानी कम प्रकाश में क्या होता है, ये बड़ी रहता है, बड़ी हो जाती है, और अधिक प्रकाश में अपने आप क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। सिंपल सी बात ऐसे भी सोच सकते हैं आप, जब अंधेरा थोड़ा सा होता है तो हम अपनी आंखों को फैला कर देखते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा जोर लगाते तब हमें दिखाई देता है, यानी पुतली थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। और जब लाइट यानी उजाला रहता हो तो हम आराम से देख ले जाते हैं, यानी हमारी पुतली सबसे छोटी से छोटी ही रहती है। ठीक है ना, तो चलिए एक पॉइंट ये हो गया। अब हम उसके आगे की बात करते हैं। इस आयरिस और कॉर्निया, आयरिस और कॉर्निया के बीच में एक नमकीन और पारदर्शी द्रव होता है। नमकीन और पारदर्शी द्रव होता है। पारदर्शी क्यों होता है, तभी तो प्रकाश किरण निकल करके आगे की तरफ जाएगा, नहीं तो प्रकाश किरण आगे जा ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो नमकीन और पारदर्शी द्रव होता है जिसे क्या कहते हैं, इसका नाम है जलीय द्रव। क्या इसे कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.336 होता है। इस जलीय द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैंने वैसे भी आपको बताया 1 घंटा करीब ये लेक्चर रहेगा।
तो पूरा पढ़ते हैं और सब कुछ क्लियर करेंगे इस चैप्टर में, इसी वीडियो में। इसके बाद हम एक पॉइंट की बात करते हैं कि पुतली के जो नेत्र तारा के ठीक पीछे, नेत्र तारा के ठीक पीछे एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है। इस उत्तल लेंस की एक विशेषता होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि जैसे जैसे बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे इसका जो अपोतनांक होता है वो बढ़ता जाता है, यानी जिसका ये बना हुआ है, ठीक, वो अपोतनांक क्या होता है उसका बढ़ता जाता है। अपोतनांक के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका जो माध्य अपोतनांक होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं जो इसका औसत अपोतनांक होता है वो होता है 1.44। नेत्र लेंस का जो माध्य मतलब औसत अपोतनांक होता है वो कितना होता है, 1.44 होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, इसकी एक विशेषता और होती है इस नेत्र लेंस की कि जो आगे वाला होता है भाग, जैसे 2 पृष्ठ होते हैं लेंस में ना, लोग जानते हैं लेंस में 2 पृष्ठ होते हैं, इस वाले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अधिक होती है और पीछे वाले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होती है कम होती है। यानी ये जो नेत्र लेंस बना है कुछ इस प्रकार से रहता है, ऐसे। अगर इसको आप देखेंगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या, यानी इस साइड वाले की जो वक्रता त्रिज्या है वो कम रहेगी, इस साइड वाले की ज़्यादा रहेगी। यानी ये बड़ा गोला बनाया जा सकता है, इसे बनाएंगे तो थोड़ा छोटा गोला बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेत्र लेंस की विशेषता यह होती है, एक विशेषता यह भी होती है कि इसके आगे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक तथा पीछे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, ठीक। ये जो नेत्र लेंस होता है ये मांसपेशियों के बीच में क्या होता है, टिका रहता है। यानी मांसपेशियों ऊपर हम जब जोर लगाते हैं तो ये क्या कह सकते हैं, जोर लगाएंगे यानी इसे दबाकर मांसपेशियां हमारी रखती हैं। इसी कारण जो मांसपेशियां हमारी हैं इसी जब दबाती हैं, यानी हम जब अपने आंखों पर जोर देते हैं तो इस लेंस को दबा देती हैं थोड़ा सा, इसी कारण इसकी जो फोकस दूरी है वो बदल जाती है। तो नेत्र लेंस के द्वारा, यानी मानव नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी बदलती रहती है, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, समंजन, इस जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक। अब हम कहेंगे नेत्र लेंस के पीछे एक प्रकार का रंगीन और पारदर्शी द्रव भरा होता है, रंगीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे हम लोग काचाभ द्रव कहते हैं या काच द्रव भी कह सकते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। इसका अपोतनांक भी 1.336 होता है। इसका अपोतनांक कितना होता है, 1.336 होता है। क्लियर यहाँ तक। अब हम आगे भाग की कुछ बात करते हैं। देखिए, कहेंगे दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, ये वाली जो दूसरी वाली है, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोइड कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, कोरोइड कहा जाता है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं कहीं, कोरोइड, जिसे क्या कहा जाता है, कोरोइड कहा जाता है। यह क्या करता है, प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है और अवशोषित करके पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकता है। जैसे प्रकाश किरणें कहीं जाकर टकराती हैं और टकरा के वहाँ से फिर लौट आए उसी माध्यम में परावर्तित हो जाए तो चमक ज़्यादा हो जाएगा और वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो ये क्या करता है, कोरोइड क्या करता है, प्रकाश किरणों को थोड़ा बहुत अवशोषित कर लेता है और जब अवशोषित करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। यानी पूरा आंतरिक परावर्तन नहीं होता, इसका मतलब चमक बहुत ज़्यादा नहीं होता है और जब चमक नहीं होता तो थोड़ा वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अभी इन सारे पॉइंट्स को हम नोट डाउन भी जल्दी जल्दी करा देंगे। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, इसके आगे क्या होता है। एक आप लोग कमेंट कर दीजिए, जो भी है आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए कीजिए। जो लाइक का बटन है उस पर भी क्लिक कर दिया कीजिए जिससे हमको समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए इसके आगे बात करते हैं। इस कोरोइड के नीचे और नेत्र लेंस के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कहा जाता है रेटिना। रेटिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
रेटिना कहा जाता है। और प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है इसी रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ये भी ध्यान रखना है। अब इन सारी चीज़ों को और भी आपको याद कराएंगे और आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम बना करके ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कराना फिर बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, करीब 20-25 क्वेश्चन हम बनाकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक, तो रेटिना कहते हैं, जो रेटिना होता है ये प्रकाश शिराओं की एक फिल्म होती है। प्रकाश शिरा कहाँ पर? ये जो है इसे प्रकाश शिरा को बोलते हैं। प्रकाश शिराओं की एक फिल्म होती है जो कि मस्तिष्क से जुड़ी होती है। ये क्या होती है? मस्तिष्क से जुड़ी होती है। यानी जो प्रकाश किरण से कॉर्निया से प्रवेश करता है वो इस पुतली से होकर के लेंस में जाएगा, लेंस से होकर रेटिना पर पहुंचेगा और रेटिना पर क्या होगा? प्रतिबिंब बन जाएगा उल्टा। और उल्टा जब प्रतिबिंब बनेगा तो ये प्रकाश शिराओं के द्वारा हमारे मस्तिष्क पर जाएगा और हम अपने अनुभव के आधार पर हर वस्तु को सीधा करके देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं आप लोग उल्टे बैठे हुए, क्लास में जब बैठते हैं कह सकते हैं आप उल्टा हैं। हमारी आंखें आपको उल्टा ही देखेंगी और या आप लोग हमको देखेंगे तो हम उल्टा ही आपके आंख में बन रहा प्रतिबिंब। लेकिन हम अपने अनुभव के आधार पे, क्योंकि बचपन से हम ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं, देखते कुछ हैं समझते कुछ हैं, ठीक है, तो उस उल्टी वाली चीज़ को हम लोग सीधा समझने लगते हैं। ठीक है ना? तो ये प्रकाश शिराओं की एक फिल्म होती है। कहाँ से जुड़ी होती है? मस्तिष्क से जुड़ी होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए, इस रेटिना पर एक पॉइंट होता है, इस रेटिना पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट और चमकीला बनता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। यहाँ कहीं बनता है। ठीक, अरे गलत बोलना है, रेटिना के ठीक बीचों बीच में होता है। रेटिना के ठीक बीचों बीच में क्या होता है? पीत बिंदु होता है। पीत बिंदु, पीत बिंदु मतलब वह बिंदु जहाँ पर प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट और चमकीला बनता है। ठीक, चलिए एक बिंदु और होता है, ये रेटिना पर एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर प्रकाश किरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे इसलिए कहा जाता है अंध बिंदु। क्या कहते हैं हम लोग? अंध बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। ये पूरा मानव नेत्र की पूरी व्याख्या हो गई, पूरी रचना के बारे में हमने सब कुछ बता दिया है। अब इन सबको नोट डाउन करना, इसके बाद हम इससे संबंधित और आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाले होंगे रचना, और हाँ लिखना कैसे है? आप पॉइंट वाइज ऐसे स्टार बना बना कर लिखते जाइए। एक पॉइंट बोल देंगे फिर अगला पॉइंट लिखिएगा। ठीक, इससे क्या होगा? आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अगर छोटा छोटा क्वेश्चन आता है वो भी बता ले जाएंगे। और अगर पूरा व्याख्या लिखना है तो चाहे पॉइंट वाइज लिखिए, चाहे बिना ये स्टार हटाकर वैसे भी लिख देंगे तब भी सही रहेगा। तो लिखिए जल्दी से सभी लोग। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, नेत्र का गोला, नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, गोले के सामने का भाग, गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। अगला पॉइंट, कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होता है, झिल्ली का पर्दा होता है, झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। अगला पॉइंट, आइरिस के ठीक बीचों बीच, थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, आप लोग
वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं और फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। आइरिस के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। अगला पॉइंट, पुतली की एक विशेषता यह होती है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी तथा कम प्रकाश में अपने आप बड़ी हो जाती है। अगला पॉइंट लिखिए, आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। इस नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या पिछले भाग की कम तथा आगे वाले भाग की अधिक होती है। इसका अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर जाने पर बढ़ता है तथा इसका माध्य अपवर्तनांक 1.44 होता है। 1.44 होता है। लेंस अपने, अगला पॉइंट लिख लीजिए, लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है। मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है। अगला पॉइंट लिखिए। देखिए मैं जितना भी लिखा रहा हूँ सब मैं समझा चुका हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए और एक बार तैयार कीजिएगा, फिर से तैयार हो जाएगा आपका, एक बार फिर से पढ़ेंगे अगर। और अगला पॉइंट लिखिए, नेत्र लेंस में अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता रहती है, जिसे समंजन क्षमता कहते हैं। अगला पॉइंट, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच एक पारदर्शी रंगीन द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। अगला पॉइंट, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे कोरोइड कहते हैं। यह प्रकाश किरणों को अवशोषित करके पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकता है। अगला पॉइंट, इस झिल्ली के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं, या दृष्टिपटल कहते हैं, दृष्टिपटल भी लिख लीजिए, या दृष्टिपटल कहते हैं। यह प्रकाशशिराओं की एक फिल्म होती है, जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब के रूप रंग का ज्ञान
हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अगला पॉइंट, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट व चमकीला होता है। अगला पॉइंट लिखिए, रेटिना पर एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर प्रकाश किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाश किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसे अंध बिंदु कहते हैं। एक पॉइंट और छूट गया था, उसको भी लिख लीजिए। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। इसका अपोतनांक 1.336 होता है। 1.336 होता है। फुल स्टॉप। ध्यान दीजिएगा, ये मानव नेत्र की पूरी व्याख्या हो गई। इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है उसकी एक बार फिर से चर्चा कर लेना। एक बार बता दिया था हमने। हम कहेंगे कि अगर यहाँ पर कोई वस्तु है तो इस वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं और चल करके इसमें प्रवेश करती हैं। जब इस कॉर्निया के द्वारा प्रवेश करती हुई यहाँ पर पहुँचती हैं तो इस पुतली से प्रवेश करके लेंस में जाती है और लेंस से होकर के फिर इसमें प्रवेश करते हुए रेटिना पर आकर पड़ती हैं। ठीक है, इस रेटिना पर आकर पड़ती है तो रेटिना पर प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा बनता है। हम इसे सीधा क्यों देख पाते हैं? आप लोग बताइए, इसे सीधा क्यों देख पाते हैं? क्योंकि यह हम अपने अनुभव के आधार पर, ये प्रकाश राव की एक फिल्म होती है जो हमारे मस्तिष्क तक ले जाती है और हम अपने अनुभव के आधार पर उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कैसा समझते हैं? सीधा समझते हैं। ठीक है ना। अब इसके आगे हम कुछ चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो अगला एक हेडिंग डाल लीजिए आप, नोट। इस नोट में कुछ पॉइंट हम लिखाएंगे आपको जिसकी रचना से संबंधित नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए लिखना अनिवार्य है और सीखना भी चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे हमारा जो नेत्र होता है ये अनंत दूरी पर स्थित अगर कोई वस्तु है तो उसको आराम से देख ले जाता है। मतलब बहुत दूरी पर अगर वस्तु स्थित है तो उसे आराम से देख ले जाएगा और हमें हमारी मतलब मांसपेशियों को कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। उसका प्रतिबिंब आकर कहाँ पर बन जाएगा? रेटिना पर बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो वस्तु नज़दीक आती है यानी आँखों की तरफ हमारी आती है, वैसे वैसे क्या होता है? अब अनंत का मतलब छोड़िए उसको। जैसे जैसे नज़दीक आता है ये मांसपेशियाँ क्या होती हैं? ये सिकुड़ जाती हैं थोड़ी सी। जब मांसपेशियाँ थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं तो ये लेंस की क्या होती है? फोकस दूरी कम हो जाती है। और अभी हमने बताया था आपको लेंस के द्वारा अपनी फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा, उसे क्या कहते हैं? तुरंत बताइए कमेंट करके। लेंस को अपनी फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है। तो क्या कहता है? ये मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं और इसकी फोकस दूरी को क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। इस प्रकार से क्या होता है? इसका अंत्य प्रतिबिंब फिर भी हमें रेटिना पर प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब हम ये बात करेंगे कि क्या जब अनंत दूरी से बहुत ही नज़दीक आता रहेगा, मान लेते हैं नज़दीक आते आते यहाँ पर पहुँच गया पॉइंट, बस तो यहाँ पर पहुँच गया, तब इसकी फोकस दूरी और कम हो गई और ये हमें दिख रहा है। लेकिन क्या हमेशा बहुत ही नज़दीक आ जाएगा तब भी दिखेगा? नहीं। इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं नेत्र का एक निकट बिंदु होता है। निकट बिंदु क्या होता है कि हम लोग बोल सकते हैं निकट बिंदु वह बिंदु होता है जिसे
मानव नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर देख सकता है, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है कि मानव नेत्र का जो स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है या निकट बिंदु होता है वो कितनी दूरी पर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आता रहता है, वाइवा में पूछा भी जा सकता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है किसी स्वस्थ मनुष्य के लिए या स्वस्थ आंख के लिए। ठीक है। दूसरी बात, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर, तो दूर बिंदु कहाँ पर होता है, तो दूर बिंदु कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। दूर बिंदु कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। तो पहला पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए पहला पॉइंट, वह निकटतम बिंदु, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर देख सकता है, अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर देख सकता है, निकट बिंदु कहलाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। अगला पॉइंट, स्वस्थ आंख का दूर बिंदु अनंत पर होता है। फुल स्टॉप। ठीक है। अभी अगला पॉइंट भी लिखेंगे, लेकिन समझ लीजिए पहले। देखिए, जो हमारी आंखें होती हैं इसका दृष्टि विस्तार कितना होता है, मतलब अगर हमारी आंखें हैं, हम सामने देखते हैं तो कितने एरिया को हम कवर करके देख सकते हैं। तो बताया जाता है एक आंख के जो दृष्टि क्षेत्र होता है 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री होता है, यानी 150 अंश होता है एक आंख का। जब दोनों आंख की बात करेंगे तो कितना होगा, आप लोग कहेंगे 300 होगा, जो कि गलत है, 180 होगा। अब कहेंगे सर कैसे, जब एक का 150 तो दूसरे का 300 हो जाना चाहिए दोनों मिला करके। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग एक आंख से अगर देखते हैं तो इस एरिया को अगर कवर किए हुए हैं मान लीजिए, ठीक है, तो इस आंख को भी अगर इस आंख से भी देखेंगे तब कुछ इस एरिया को कवर करेंगे, तो ये वाला एरिया कॉमन नहीं हो गया दोनों का। इतना एरिया इस आंख से भी देख ना पा रहे थे, इस आंख से भी देख पा रहे थे, इसलिए 2 गुना नहीं होगा। ठीक है। तो जब दोनों आंख से दृष्टि विस्तार देखेंगे तो 180 अंश, और एक आंख का दृष्टि विस्तार देखेंगे तो कितना होगा, 150 अंश होगा। तो जल्दी से ये पॉइंट भी लिख लीजिए, मनुष्य के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 अंश होता है, जबकि 2 नेत्रों का लगभग 180 अंश होता है। अब एक मैं आपको थोड़ा सा वर्क दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके और एक काम कीजिए, एक आंख को बंद करके अपने एक आंख को ढक लीजिए और किसी वस्तु को देखिए, और एक बात दोनों आंखों से देखिए और देखिए क्या फ़र्क महसूस होता है। देखिए, हमारी आंखें जो हैं जब एक आंख से देखेंगे तो हर चीज़ें चिपटा दिखाई देता है, और जब दोनों आंखों से देखते हैं तो ये त्रिविमीय आकृति को बनाता है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में दिखाई देता है। यानी हम लोग कह सकते हैं अपनी आंखों से सब देख सकते हैं। ठीक, चलिए ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ, मानव नेत्र पूरा खत्म हुआ। अब अगला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, चलिए देखते हैं दृष्टि दोष क्या होता है। जब किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बनता है, यानी रेटिना के या तो आगे बन जाता है या तो रेटिना के पीछे बन जाता है, जैसा कि अभी चित्र बनाया था हमने। रेटिना पर बनता है तब तो स्पष्ट दिखता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए कि रेटिना के पहले बन जाए या रेटिना के बाद में बन जाए, तो इसे ही क्या कहा जाता है, दृष्टि दोष कहा जाता है। ये दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है? ये दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण ये है कि जो
नेत्र लेंस की समंजन क्षमता है या तो कम हो जाती है, घट जाती है, या तो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ठीक है, और इसे भी दूर करने का भी उपाय है। इसे दूर किया जा सकता है लेंस लगा करके, अवतल लेंस लगा करके, उत्तल लेंस लगा करके। ये डिपेंड करता है उस दृष्टि दोष के प्रकार पर, कौन सा दृष्टि दोष है। तो सबसे पहले आप इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे, रेटिना के आगे या पीछे बनता है तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता, स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इसे दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण यह है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाना अथवा समाप्त हो जाना। दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं, नंबर एक हेडिंग नहीं, पहले नंबरिंग करके नोट कर लीजिए, फिर इसको अलग अलग पढ़ते हैं। नंबर एक निकट दृष्टि दोष, नंबर दो दूर दृष्टि दोष, नंबर तीन अबिंदुकता, नंबर चार जरा दूर दृष्टिता। देखिए वीडियो बनाना बहुत मेहनत लग रही है, आप लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ये जो मैं टॉपिक आज ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत एक पूरा चैप्टर में ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 1 घंटे मेरा ख़त्म हो जाता है, आप लोग का भी 1 घंटे में 5 से 6 नंबर या 7 नंबर एक चैप्टर का जितना है सब कुछ अगर क्लियर हो जाता है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। आपको 10 दिन 15 दिन पढ़ने के बजाय 1 हफ्ते 1 घंटे में 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी टाइम लगता है, 1 घंटा वीडियो देखिए, 1-1.5 घंटा खुद उसका नोट्स बनाकर पढ़ लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है ना? अच्छा तो चलिए नाम नोट कर लिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और अबिंदुकता एक लिखा आपने और एक लिखा होगा जरा दूर दृष्टिता। पहला हेडिंग डाल लीजिए निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है, अभी लिखना किसी को नहीं, पहले समझ लीजिए। निकट दृष्टि दोष, जब किसी भी मनुष्य के नेत्र में इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है, उसे निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं, बल्कि जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो उस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट वाला साफ दिखता है और दूर दृष्टि दोष में दूर वाला साफ दिखता है। क्लियर? निकट दृष्टि दोष में निकट वाला साफ दिखेगा, दूर वाला साफ नहीं दिखेगा, और दूर दृष्टि दोष में दूर वाला साफ दिखेगा और निकट वाला साफ नहीं दिखेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर पढ़ा निकट दृष्टि दोष, अभी उसको बाद में बाकी वाले को डिटेल करेंगे। तो इसे थोड़ा सा आप लिख लीजिए इतना चीज़ों को। वह दोष जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अर्थात नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर ना होकर कम दूरी पर आ जाता है, अब हेडिंग डाल लीजिए कारण। परिभाषा क्लियर हो गया? देखिए इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपका आएगा वो भी आप कर ले जाएंगे। हमारा उद्देश्य है आप क्वेश्चन कर ले जाएं। ठीक, तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसका मतलब है कि जो दूर बिंदु है अनंत पर ना होकर के थोड़ा सा पहले हो जाता है। ठीक, इसका कारण क्या हो सकता है?
कारण भी पढ़ेंगे, निवारण भी पढ़ेंगे। चलिए, पहला कारण इसका है कि जो नेत्र की वक्रता है, अब दो किसी किसी किताब में वक्रता लिखा, किसी किसी किताब में वक्रता त्रिज्या लिखा, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, मैं आपको बता देता हूँ। वक्रता त्रिज्या का मतलब आप लोग जानते होंगे, ये होता है जो इसको मिलाने पर जो बनता है, और वक्रता का मतलब होता है उभार, यानी कि जैसे ये ज़्यादा उभार है, अगर हम तुलना करें इन दोनों की, इसकी तुलना करें तो इसमें ज़्यादा उभार है, यानी इसकी वक्रता जो है वो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन वक्रता त्रिज्या इसकी ज़्यादा है। तो वक्रता और वक्रता त्रिज्या में अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला पॉइंट, नेत्र की वक्रता बढ़ जाना, नेत्र की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। एक मिनट देख लीजिए, वक्रता को हमने बढ़ने की बात की। वक्रता अगर बढ़ता है यानी उभार बढ़ता है, तो उभार अगर ऐसे हो जाएगा, मान लीजिए उभार बढ़ गया, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम हुई कि ज़्यादा हुई, इसकी वक्रता त्रिज्या कम हुई, वक्रता त्रिज्या कम हुई तो फोकस दूरी भी कम होगा, क्योंकि यह बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो यानी वक्रता का बढ़ जाना अर्थात उसकी फोकस दूरी का क्या होगा, घट जाना। वक्रता त्रिज्या में अंतर क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए यस या नो। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, नेत्र के गोले में लंबापन आ जाना, नेत्र के गोले में लंबापन आ जाना, नेत्र के गोले में लंबापन आ जाना। ठीक है, चलिए इसको मैं चित्र के द्वारा इसी चीज़ को मैं हम लोग समझते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। मान लीजिए ये नेत्र का गोला है, ठीक, ये क्या है, कॉर्निया है, थोड़ा सा उभरा हुआ, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, लेंस है, ये लेंस है। मान लेते हैं अनंत दूरी से प्रकाश किरणें चल रही हैं ऐसे। अब अनंत दूरी से प्रकाश किरणें ऐसे चल रही हैं और ये प्रकाश किरण अपवर्तित होकर के क्या होगा, ऐसे चला जाएगा, ये वाला भी अपवर्तित होकर के कुछ इस प्रकार से चला जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से अपवर्तित होकर के ये दोनों काटते कहाँ पर हैं, रेटिना पर काटते हैं और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में जब उसमें निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, तब वो यहाँ रेटिना पर ना काट करके उसके पहले ही काट देते हैं, जैसे कि इस चित्र में आपको दिख रहा है। अगर पहले काटेंगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्रतिबिंब तो रेटिना पर ही बनना चाहिए, तभी हमें वो समझ में आएगा, तभी वो मस्तिष्क तक हमारे पहुँचाएगा और हमें समझ में आएगा। और यहाँ पर अगर बन जाता तो ये प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, यानी हमारे जो नेत्र है उसमें एक प्रकार का क्या हो गया, दोष उत्पन्न हो गया। पहली बात क्लियर है, हो गई सभी लोग को। अभी इसको दूर कैसे करेंगे, अभी उसको भी हम चित्र बनाकर आपको समझा देते हैं। तो ये चित्र भी जल्दी से आप बना लीजिएगा अभी, ठीक। चलिए, अच्छा एक और बात कर रहे थे अभी कि लंबापन हो जाना, मतलब जैसे ये और इनके बीच की जो दूरी है, मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में रेटिना मान लीजिए यहाँ पर होता, अगर यहाँ पर होता तो प्रतिबिंब बन गया था। अब इस रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाए, नहीं अगर दूरी बढ़ जाएगा तो लंबापन हो जाएगा इसके गोले में ना, दूरी अगर बढ़ जाएगा तो काटने के लिए तो यहीं पर काट रहा था कि नहीं। तो जो दूसरा कारण लिखा था हमने लिखा है वो ये हो गया। अब हेडिंग डाल लीजिए, निवारण, दोष का निवारण। चलिए देखिए, दोष का निवारण कैसे होगा। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस दोष को अवतल लेंस लगा करके दूर किया जा सकता है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। मैं ज़्यादा डिटेल बता भी नहीं रहा हूँ, न्यूमेरिकल कराएंगे सीधे इसके बाद। लिख लीजिए, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डिटेल्स तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन और चीज़ें नहीं बना रहे हैं, छोड़ रहे हैं।
और क्या लिखे, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगर आपको समझाना है तो हम समझा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग मत बनाइएगा, छोड़िए। जैसे यहाँ पर अवतल लेंस लगा लिया हमने, ठीक। अब हम लोग जानते हैं जब अवतल लेंस होता तो ये क्या करता है, ऐसे प्रकाश किरण को थोड़ा बाहर की तरफ भेजता है ना, थोड़ा सा बाहर हो जाता, मतलब फैल जाता थोड़ा सा। और अगर थोड़ा सा ही फैल जाता है, कि इसको थोड़ा और पतला यहाँ बनाते हैं, ऐसे कुछ हल्का सा, थोड़ा सा इसको मोड़ दीजिए, यानी ये ऐसे प्रतीत हो रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये जो किरण है, ये दोनों, ये किरण कहाँ से निकल रही थी, यहाँ से आ रही थी, अनंत से आ ही नहीं रहा था, ऐसा प्रतीत होता है। और अब ये क्या करेगा, ये रेटिना पर ही फोकसित करेगा इसको, और हमारा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, स्पष्ट बन जाता है। आपके बुक में ऐसा चित्र बनाया गया होगा, उसमें देख भी सकते हैं। एग्जाम में ये नहीं आता ऐसे क्वेश्चंस, और इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इसलिए हम लोग सीधे सीधे न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसको हम बनाने के लिए आपको नहीं कहेंगे। ठीक है, आप अगर बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आप इसको बनाइए ही। ठीक, चलिए दूसरा हेडिंग डालिए, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। दूरदृष्टि दोष हमें 1 घंटे में ख़त्म करना है। देखिए, वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अर्थात नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु दूर हो जाता है, यानी 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। अगर ऐसे किसी कोई क्वेश्चन का दिया जाए कि कोई व्यक्ति है, उसकी आँख का जो निकट बिंदु है वो 30 सेंटीमीटर हो जाता है, तो बताइए उसमें कौन सा दोष है। तो अगर 30 सेंटीमीटर हो गया तो कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है। अगर कह दिया जाए कि 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर है, तो उसमें कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष, यानी स्पष्ट दृष्टि दोष जो है, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, वो 25 ना होकर कम हो जाएगा, यानी जब निकट आ जाएगा तो निकट दृष्टि दोष, और जब दूर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। हेडिंग डालिए, कारण। नंबर 1, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना। नंबर 2, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। फुल स्टॉप। एक बात और सुन लीजिए, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, पीछे बनता है जा करके। जैसे पहले हम बनाए तो बीच में काट दिया तो वो पीछे कहीं बनेगा, वो सब बहुत ज़्यादा नहीं मतलब है। हेडिंग डालिए अगला, निवारण। इसमें लिख लीजिए, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगला हेडिंग डालिए, जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता, जरा दूरदृष्टिता। इसमें लिख लीजिए, बहुत शार्ट में लिखा दे, लेकिन मतलब समझ लीजिए। जब किसी मनुष्य में, यानी जब एज बड़ा हो जाता, ज़्यादा हो जाता है, तो मनुष्य में दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दूरदृष्टि दोष भी हो जाता है, निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है। तो ऐसे दोष, ऐसी स्थिति में उसे जरा दूरदृष्टिता कहा जाता है। और ऐसे दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी उसमें दोनों लेंस लगे होते हैं, उत्तल भी लगे होते हैं, अवतल भी लगे होते हैं। आप लोग देखे होंगे, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, उनके चश्मे में देखे होंगे ऊपर उत्तल बनता, ऊपर दूसरे टाइप का बना होगा, नीचे दूसरे टाइप का
बना होगा। तो लिख लीजिए, वह दृष्टि दोष जिसमें निकट तथा दूर दृष्टि दोष दोनों पाया जाता है, निकट तथा दूर दृष्टि दोनों पाया जाता है, जरा दूरदृष्टिता कहते हैं, जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। इसे दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंसों से बना चश्मा प्रयोग में लाया जाता है। अगला आइटम डाल लीजिए, अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होता है सुन लीजिए। अबिंदुकता एक ऐसी बीमारी है कि समान दूरी पर कुछ क्षैतिज लाइनें, ऊर्ध्वाधर लाइनें अगर ऐसे हैं वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक, जैसे कि हम चित्र बना दे रहे हैं, मान लीजिए ऐसे है और कोई लड़का है वो इसको क्लियर नहीं कर पा रहा है, कलर मान लीजिए इसका रेड है और इसका मान लीजिए ब्लू है। कोई अगर ऐसा है जो स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, इसको देख नहीं पा रहा सही से कि कौन सी लाइन ऊर्ध्वाधर है, कौन सी लाइन क्षैतिज है, तो उसे अबिंदुकता है। और इसका दोष का जो कारण है वो ये होता है कि जो कॉर्निया होती है वो गोलीय नहीं होता है, थोड़ा सा गोलीय नहीं होता, थोड़ा सा चिपटा हो जाता, तब ऐसा प्रॉब्लम होता है। और इसे दूर करने के लिए बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से इसको भी लिख लीजिए। इस दोष में से पीड़ित आँख से किसी दूरी पर रखी वस्तु या तो क्षैतिज दिशा में या ऊर्ध्व दिशा में धुंधली दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। स्टॉप। एक दोष और होता है, उसको सुन लीजिए, क्योंकि किताब में आपके नहीं दिया तो हम नहीं लिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये शायद आपकी किताब सिलेबस में नहीं है। वर्ण अंधता, वर्ण मतलब होता रंग, अंधता मतलब नहीं दिखाई देना। तो वर्ण अंधता एक ऐसी बीमारी है कि कुछ कलर जो होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, यानी वो कलर में भेद नहीं कर पाते हैं। ठीक, जैसे अभी हमने क्षैतिज ऊर्ध्वाधर की बात यहाँ पर की कलर में, वैसे कलर क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में किसी भी कंडीशन में है, उन कलर को डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, अलग अलग नहीं कर पाते हैं, तो उसे वर्णांधता कहा जाता है। और ये जन्मजात होता है, यानी बचपन से होता है, ऐसा किसी को हो जाता है, तो इसका कोई उपचार भी नहीं है। ठीक, तो ये हो गया दृष्टि दोष। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, तो हेडिंग डालिए प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर लिखते हैं। देखिए, किसी भी कोण पर झुके हुए दो अपवर्तक पृष्ठ या दो पृष्ठों के बीच के पारदर्शी माध्यम को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। यानी कोई कोण है, उस कोण पर मान लीजिए ऐसे झुके हुए हैं, जैसे मैं चित्र बना दे रहा हूँ। किसी कोण पर झुके हुए दो पृष्ठों के बीच के पारदर्शी माध्यम, यानी इनके बीच के जो पारदर्शी माध्यम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। इन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है और इसे प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक, जल्दी से लिख लीजिए, तब फिर बनाते हैं, चित्र को बना जाएगा। लिखिए, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच के पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण
या अपवर्तक कोण कहते हैं, और भी प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया आपने तो लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें। और अगर 1 घंटे के वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ है। अब हेडिंग डाल लीजिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दीजिए, कई सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर हम बताएंगे और नोट भी कराएंगे, उतना ही हमको पढ़ना भी है। ये चैप्टर का समझ लीजिए लास्ट हेडिंग है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि इंटर में इसका डीपली पार्ट है। चलिए, ये अभी हमने जो बनाया है ये हमारा प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। मुख्य परिच्छेद का मतलब हो सकता है जैसे आप लोग तंबू अगर देखे होंगे, तंबू ऐसे लगा होता है, तो तंबू अगर लगा है तो उसके सामने वाला जो भाग दिखेगा कुछ इसी टाइप का तो दिखेगा, एक ये किनारे एक किनारे, ये ज़मीन वाला पार्ट ये हो गया। तो जो सामने भाग दिख रहा है उसे मुख्य परिच्छेद कहते हैं। तो ये मुख्य परिच्छेद है, क्योंकि प्रिज्म में तो एक 3D इमेज का रहेगा ना, उसको ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा हमको, पीछे ऐसे करके बनाना पड़ेगा। तो ये किसी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। मान लें इससे अपवर्तन हमें पढ़ना, अपवर्तन कैसे होगा। मान लेते हैं प्रकाश किरण कोई ऐसे आपतित हुआ, कोई श्वेत प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हुआ। अब जब ये प्रकाश किरण इस माध्यम से इस माध्यम में गया, यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, तो हम लोग जानते हैं प्रकाश किरण क्या होती हैं। प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो ये भी अपने मार्ग से विचलित होगा कि नहीं होगा। अब प्रिज्म में एक विशेष गुण होता है कि 7 जो ये श्वेत प्रकाश किरण है, इस श्वेत प्रकाश किरण में 7 कलर होते हैं। श्वेत प्रकाश, इसमें 7 कलर होते हैं। ये 7 कलर क्या करता है, इनको अलग अलग कर देता है। प्रिज्म क्या करता है, इन्हें अलग अलग कर देता है। ये झुक जा, मतलब थोड़ा सा बदल देते हैं अपने रास्ते को। चलिए बदल कर दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 हो गया, एक और बना देते हैं 7। मतलब जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो ये प्रकाश किरण प्रिज्म क्या करता है, उसे 7 रंगों, विभिन्न रंगों में क्या करता है, विभक्त कर देता है, तोड़ देता है। ठीक, इनको अगर हम दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं। कुछ जो निर्गत किरण है, जो बाहर की तरफ निर्गत हो रहा है, ठीक, ये प्रकाश किरण क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है इस प्रकार से। ये प्रकाश का अपवर्तन। आपसे एग्जाम में अगर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ये नहीं पूछेगा, कुछ और पूछेगा। क्या पूछेगा उसकी हम चर्चा करते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। अच्छा, ये जो 7 कलरों में टूटा हुआ है, इनका नाम है। 7 जो कलर हैं वो 7 कलर का नाम क्या है, उस नाम को हमें याद करना बहुत आवश्यक है और सीरियल से याद होना चाहिए, ये भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, कौन सा 7 कलर होता है, इनका एक शब्द है इंग्लिश में, ट्रिक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, विबग्योर। आपने सुना भी होगा, नहीं सुने हैं तो ध्यान दीजिएगा, विबग्योर। मैं अभी इन्हें केवल लिख दे रहा हूँ, अभी इसका डिटेल्स और भी थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ। विबग्योर, ठीक है। इसमें वी मतलब क्या होगा, वॉयलेट। वॉयलेट का मतलब क्या होता है, बैगनी। ठीक, और आई का मतलब होगा इंडिगो। इंडिगो मतलब जामुनी। बी मतलब ब्लू। ब्लू मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, ब्लू मतलब नीला। जी मतलब ग्रीन, हरा। वाई मतलब क्या होता है, पीला। और ओ मतलब ऑरेंज। आर मतलब रेड होता है। और ये नीचे से ऊपर की तरफ है। अगर हम बात करें, चलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, वी मतलब वायलेट पहला। दूसरे की बात कर ले, आई मतलब इंडिगो, इंडिगो। तीसरा का क्या, ब्लू। और चौथा हमारा क्या है, ग्रीन। पांचवा क्या है, वाई मतलब कि लोग बोल सकते येलो। इसके बाद ओ मतलब क्या, ऑरेंज। इसके मतलब आर का मतलब रेड होता है। इनका हिंदी भी लिख देते हैं। पहला क्या होगा, बैगनी। ध्यान रखिएगा, जो विबग्योर है वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ। बैगनी। दूसरा मतलब इंडिगो मतलब जामुनी। ब्लू मतलब क्या होगा,
नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, और ऑरेंज मतलब क्या होता है, नारंगी लिखेंगे, और इसका मतलब लाल रंग लिखेंगे। क्लियर। प्रिज्म द्वारा किसी प्रकाश के अपवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से प्रिज्म का प्रकाश किरण, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि जब किसी प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश किरण आपतित होता है तो प्रिज्म उसे उसके विभिन्न अवयव रंगों में तोड़ देता है, जिसे हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अभी हम सारे पॉइंट को लिखेंगे भी। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब रंग होता है, विक्षेपण मतलब विभक्त कर देना, यानी अलग अलग कर देना। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं एक चीज़ और, विचलन कोण क्या होता है। देखिए ये प्रकाश किरण हमारे सीधी ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन जाता नहीं है, इसको अगर हम ऐसे मिला देते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनता है इसे विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण। बहुत इंपॉर्टेंट है विचलन कोण। ठीक। विचलन कोण किसे कहते हैं, हम कहेंगे निर्गत किरण तथा आपतित, ये आपतित किरण ना, निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग, विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित होता है, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये डेल्टा हमने बनाया है। ठीक। तो जल्दी से चित्र बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के बना लीजिए, या आप वीडियो को पॉज करके बना लीजिए, और इसके बाद जो लिखना है उसको हम लिखा दे रहे हैं। जल्दी से लिखिए, इसके बाद रखिए कुछ पॉइंट को पॉइंट वाइज करके लिखिए, स्टार जैसे बनाकर लिखते हैं नहीं, स्टार बनाकर वैसे लिख लीजिए। नंबर 1 लिखिए, सॉरी पहला पॉइंट लिख लीजिए, प्रिज्म से निर्गत किरण तथा प्रिज्म पर आपतित किरण, प्रिज्म से निर्गत किरण तथा प्रिज्म पर आपतित किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट लिखिए। अब विचलन कोण हो गया, अब हम न्यूनतम विचलन कोण की बात करेंगे। अच्छा, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी लिख लीजिए, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला पॉइंट, न्यूनतम विचलन कोण की बात करेंगे तो वह अपतन कोण जिसके लिए विचलन कोण न्यूनतम हो, अल्पतम विचलन या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। लिखिए, वह अपतन कोण जिसके लिए विचलन कोण निम्नतम हो उसे निम्नतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा यम से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा यम मतलब मिनिमम यानी न्यूनतम, डेल्टा यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अगला पॉइंट, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट एक और लिख लीजिए, यदि प्रिज्म कोण कैपिटल ए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि प्रिज्म कोण कैपिटल ए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा यम है, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा यम है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ये सूत्र लिख रहा हूं मैं, लिख लीजिए, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन a बाई 2। इसके नीचे लिख लीजिए, इसे अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण तथा अल्पतम विचलन कोण में संबंध भी कहते हैं। अल्पतम विचलन कोण में संबंध भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो चित्र आपने बनाया होगा यहाँ पर विबग्योर आपने लिख लिया, ये सब भी लिख लिया होगा। अब इस चित्र को एक चीज़ आप और देखकर बता सकते हैं, विचलन कोण का मतलब वैसे समझना चाहे ऐसे कह सकते हैं कौन कितना ज़्यादा विचलित, तो अपने मार्ग से कौन भटक गया। तो इस चित्र को देखकर बता सकते हैं कौन सा रंग सबसे ज़्यादा अपने मार्ग से विचलित हुआ, बैगनी। बैगनी सबसे ज़्यादा विचलित हुआ है कि नहीं हुआ। तो बैगनी रंग का हम लोग कह सकते हैं विचलन कोण क्या होता है, सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का विचलन कोण क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो नोट लिख लीजिए। अब कुछ पॉइंट और लिखवा देते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट एग्जाम में आ सकते हैं। और आपके जो नया सिलेबस यूपी बोर्ड का है उसकी कार्डिंग चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम और आपको लिखा दे रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि वो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और इन सब का मैं कोशिश करूँगा एक नोट्स बनाकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँ, ठीक है। कुछ पॉइंट और मैं बुक से लिखा दे रहा हूँ, लिख लीजिए जल्दी से। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम तथा लाल का सबसे अधिक होता है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तथा लाल का सबसे अधिक होता है। अगला पॉइंट, बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक तथा लाल का सबसे कम होता है। लाल का सबसे कम होता है, ठीक। एक पॉइंट और लिख लीजिए, बुक में कहीं मिल नहीं रहा लेकिन मुझे याद है, उसको आता है एग्जाम में तो नोट डाउन कर लीजिएगा। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है किसका अपवर्तनांक, कांच के अपवर्तनांक की बात की जा रही है। फुल स्टॉप। अब ध्यान दीजिए एक मिनट के लिए हमारी बातों को। ये चैप्टर जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पूरी तरह से ख़त्म हो गया। 1 घंटे 10 मिनट का लगभग ये वीडियो बन रहा है और पूरा ख़त्म हो गया है। सब कुछ मैंने बता दिया है, जो जैसी हमें ज़रूरत है। अब आप कहेंगे सर हमने वर्ड विक्षेपण ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, प्रकीर्णन नहीं पढ़ाया, तो जितना ज़रूरत हो उतना ही पढ़ाया गया जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें। ये नहीं कि मैंने सब कुछ मैंने आपको उतना डिटेल पढ़ा दिया, क्योंकि इंटर में जब वीडियो पढ़ेगा तो उसमें भी डिटेल्स में पढ़ाया जाता है ये सारी चीज़ें। आपकी क्लास में उतना ही मैंने पढ़ाया है जो एग्ज़ाम में आने लायक है, ठीक। तो ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से ख़त्म हुआ है। अगले चैप्टर में अगले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और अगर आपके पास भी न्यूमेरिकल्स हैं तो मेरे पास सेंड कर दीजिए, उसको भी हम करा देंगे, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है 2 काम कीजिए। लाइक सब्सक्राइब आपने चैनल को किया ही होगा। आप इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि हाँ इस चैनल से पढ़ाई ऐसे की जाती है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स से बताइए और इस चैनल से जुड़िए, सब लोग पढ़ाई कीजिए लगातार, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी इस चैनल पे आपको कराई जाएगी। सब कुछ पढ़ाया जाएगा अच्छे ढंग से। जैसे अभी ये फिजिक्स का सिलेबस अगर जल्दी ख़त्म हो जाता तो और भी आपके केमिस्ट्री भी चल जाएगा, बायोलॉजी भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।